गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने थेल्स थ्योरम किया था, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम किया था, ठीक है। और एक हमने कोरोलरी प्रूफ किया था। तो उसके बाद मैंने ये कहा था कि सारे बच्चे फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसमें जो भी डाउट्स होगा वो बताएंगे। तुम में से कितनों ने ये काम किया है, फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व किया और उसके डाउट्स कितने बच्चों के पास है? ऑनेस्टली बताना, ठीक है। सॉल्व किया होगा तभी डाउट्स बताना, ऐसा नहीं कि भाई जो सबसे अलग सा लग रहा है उसी को डाउट्स बना के पूछ लेंगे। उससे तुम्हारा फायदा नहीं होगा, बाकियों का समय वेस्ट होगा। चलो एक और बात, मैंने ग्रुप पे जो सैंपल पेपर डाला है, वो सैंपल पेपर कितने बच्चों ने शुरू कर दिया सॉल्व करना? चलो, मैंने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि अभी जो ट्राइंगल्स के मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो आई थिंक आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में, ये दो क्लास में मैं ट्राइंगल से क्वेश्चंस करवाऊंगा। और उसके बाद जो है वो मैं सैंपल पेपर जो मैंने तुम्हें भेजा है, तो आज क्या हो गया, टुडे इज वेडनेसडे, तो रख लो वेडनेसडे एंड फ्राइडे। वेडनेसडे एंड फ्राइडे वी विल बी डूइंग ट्राइंगल्स। तो नेक्स्ट क्लास जो उसके बाद जो हमारी क्लास होगी, दैट इज ऑन मंडे। मंडे को आई विल बी टेकिंग अप डाउट्स ऑफ दैट सैंपल पेपर, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट बिफोर मंडे, ठीक है, मंडे क्लास होने से पहले तक का मैं टाइम दे रहा हूँ। यू हैव टू सॉल्व द सैंपल पेपर, क्योंकि मैंने साइंस का भी एक दिया हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने एक टाइम एक्सटेंशन तुम्हें दिया है। मंडे तक मैथ्स का जो पेपर मैंने भेजा है, सॉल्व करो उस पेपर को, ठीक है। जो भी डाउट्स आते हैं उसे नोट डाउन करो, और क्लास शुरू होने से पहले, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर देना द सॉल्यूशन जो तुमने सॉल्व किया उसे प्रॉपर पीडीएफ फॉर्म में, और जो तुम्हारे डाउट्स होंगे वो। तो मंडे की जो क्लास होगी उसमें मैं डाउट्स लूंगा, ठीक है। उस पेपर में जो भी क्वेश्चंस नहीं बने, जो डाउटफुल है, उसे मैं मंडे की क्लास में डिस्कस करूंगा। और जो ट्यूसडे वो की क्लास होगी उसमें मैं साइंस का पेपर डिस्कस करूंगा। सो बेसिकली तुम्हारे पास संडे तक का टाइम है, तुम मैथ्स का भी जो पेपर है वो भी करो और साइंस का भी पेपर करो। मंडे को मैं मैथ्स का डाउट्स लूंगा, लेकिन डाउट्स ध्यान रख दो, मैं डाउट्स की क्लास में उन्हीं बच्चों को अटेंड करने दूंगा जिन्होंने सैंपल पेपर सबमिट किया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके पहले भी मैंने पेपर्स भेजे हैं। हाँ जी। ओके ओके, ऋषभ ने मुझे सही याद दिलाया कि ट्यूसडे को तो हमने साइंस का टेस्ट रखा है, ठीक है। तो ट्यूसडे को साइंस का टेस्ट होगा, उसके बाद जो क्लास होगी उसमें मैं साइंस के सैंपल पेपर डिस्कस करूंगा। ट्यूसडे इज अबाउट टेस्ट, ग्रुप पे मैंने टेस्ट के लिए बोला हुआ है, चैप्टर 1 to 5 ऑल केमिस्ट्री, ठीक है। तो सैंपल पेपर यू कैन सबमिट मी ऑन थर्सडे, साइंस का जो पेपर है वो थर्सडे को तुम सबमिट कर सकते हो, क्योंकि थर्सडे को मैं डिस्कशन करूंगा। ट्यूसडे इज फॉर केमिस्ट्री टेस्ट। टेस्ट का मैंने बता दिया, अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स का होगा और 1.5 घंटे के आसपास का पेपर होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट यही एक रेंज रहेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन चैप्टर 1 to चैप्टर 5 होगा, मतलब ऑल द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का सारा कुछ, ठीक है, एवरीथिंग फ्रॉम केमिस्ट्री। सो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर फॉर दैट, अगर कोई डाउट होगा यू कैन मैसेज मी, ठीक है। तो चलो, क्लियर हो गया कि हम अभी आगे कैसे प्रोसीड करेंगे 2-3 दिन में। तो आज मैं ट्राइंगल्स को प्रोसीड करवाता हूँ। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो थेल्स थ्योरम पे बेस्ड है। आई विल से दैट ट्राई टू डू द एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। और अभी जो क्लास में क्वेश्चंस हो रहा है उसे देखो, सो यू विल गेट टू नो हाउ टू सॉल्व दिस, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन भी साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। सो यू विल हैव अ नोट्स विथ यू। क्वेश्चन में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दूंगा, बेसिक क्वेश्चन ही दूंगा जो एग्जाम लेवल के हैं। सो पहला क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास इस तरह का एक फिगर है।
ना इस फिगर में गिवन क्या क्या हमारे पास, PQ जो है वो BC के पैरेलल है, PR जो है वो CD के पैरेलल है। हमें प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट पार्ट, AR अपॉन AD जो होगा इट इज इक्वल्स टू AQ अपॉन AB, और सेकंड जो हमें प्रूफ करना है वो करना है QB अपॉन AQ जो होगा वो होगा DR अपॉन AR के इक्वल। ठीक है, तो कोशिश करो, पहले तुम खुद से अटेम्प्ट करो, उसके बाद फिर मैं करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? PQ इज पैरेलल टू BC, PQ जो है वो BC के पैरेलल है, और दूसरा PR जो है वो किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। हमें AR अपॉन AD को AQ अपॉन AB के इक्वल प्रूफ करना है, और दूसरा हमें QB अपॉन AQ, QB अपॉन AQ को हमें DR अपॉन AR के इक्वल प्रूफ करना है, DR अपॉन AR। ठीक है, कोशिश करो। मैं ये कहूंगा क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा बेसिक अप्रोच लगाया जाए तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो आई गिव यू 5 मिनट्स फॉर दिस। मेरे घड़ी में 7:26 हो रहा है, अप टू 7:31 तक का मैं टाइम देता हूं तुम्हें, तब तक के लिए ट्राई करो।
Okay, so Harsh has completed the first part. Good going. Rishabh has also done the first part. So it means that the first part is not very tough. It can be done by everyone. So Rishabh has done second part also. Very good, Rishabh. बाकी बच्चों का क्या स्टेटस है भाई? जो मैंने 5 मिनट दिया था वो 5 मिनट खत्म हुआ है. So now I will solve this question. Okay. Just wait, students. I think सिस्टम में कुछ इश्यू हो गया है. चलो ठीक है. तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं. सबसे पहले बोला है ए आर अपॉन ए डी. तो पहले देखते भाई ए आर अपॉन ए डी क्या है. ए आर ये है, ए डी ये पूरा है, इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए बी. तो ए क्यू यहां से यहां तक है, ए बी ये पूरा है. अच्छा, अब यहां पर बेसिकली क्या इन्होंने किया, यहां इन्होंने दो ट्राइंगल्स को आपस में मर्ज कर दिया है और उसके बाद इन्होंने रिजल्ट को क्या किया उसके हिसाब से मर्ज कर दिया है. तो सबसे पहले हम इस नीचे वाले ट्राइंगल को देखते हैं, ट्राइंगल एडीसी को. ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं. इन ट्राइंगल एडीसी देखो, एडीसी में क्या बोल रहा है कि जो पीआर है इट इज पैरेलल टू सीडी. पीआर सीडी के पैरेलल है. तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी क्या लिख सकते हैं हम, ए आर अपॉन आर डी इज इक्वल्स टू एपी अपॉन पीसी. फर्स्ट इक्वेशन यहां से बना देते हैं. अब ऊपर वाले ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी में. तो ए बी सी में पी क्यू जो है वो पैरेलल है बीसी के, गिवन है ये चीज. तो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ए क्यू अपॉन ए बी, सॉरी ए क्यू अपॉन क्यू बी जो होगा इट विल बी इक्वल टू एपी अपॉन पीसी. सो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आएगा, फ्रॉम 1 एंड 2. फ्रॉम 1 एंड 2 ए आर अपॉन आर डी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू बी. बट क्या हमें ये प्रूफ करना है, नहीं भाई, कुछ तो गड़बड़ है. हमारे पास जो रिजल्ट आया है और जो प्रूफ करना उसमें देखो ए आर और ए क्यू दोनों है, लेकिन ये आर डी और क्यू बी नहीं है.
उसके प्लेस पे क्या एडी और एबी, तो भाई आरडी से एबी बनाया जा सकता है क्या? हाँ जी, अगर आरडी में हम एआर को ऐड कर दें तो काम हो जाएगा। और उसी तरह से क्या क्यूबी से एबी बनाया जा सकता है? बिल्कुल, क्यूबी में अगर हम ए क्यू ऐड कर दे तो एबी बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें 1 ऐड करना पड़ता है। लेकिन हमें एक और बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जो भी हमें प्रिजर्व करके रखना है, बचा के रखना है, अभी हमारे पास जो भी रिजल्ट है और हमें फाइनली जो भी चाहिए, वहां तक जो हमें प्रिजर्व करके रखना है, बचा के रखना है, उसको हमें डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा, तभी वो सेफ रहेगा। तो भाई हमें ए आर और ए क्यू दोनों को क्या करना है? बचा के रखना है एंड तक। तो इसको हमें किस में भेजना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा, तभी जाके काम होगा। तो रेसिप्रोकल करते हैं, तो उसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। रेसिप्रोकल के लिए हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। तुम चाहो तो एक लाइन लिख दो कि टेकिंग रेसिप्रोकल, बट कंपलसरी नहीं है ऐसा कुछ। टेकिंग रेसिप्रोकल लिख सकते हो, प्रोकल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे, एडिंग 1। वो भी लिखने की जरूरत नहीं होती है टू बोथ साइड। तुम डायरेक्टली भी 1 ऐड कर दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। मतलब कि आर डी अपॉन ए आर प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन ए क्यू प्लस 1। तो देखो भाई, आर डी, अब यहां पे स्पेस नहीं है, मैं इधर लिखता हूं। ये हो गया आर डी प्लस ए आर अपॉन ए आर, और ये हो गया क्यू बी प्लस ए क्यू अपॉन ए क्यू। तो आर डी प्लस ए आर, आर डी प्लस ए आर हो गया ए डी अपॉन ए आर, और क्यू बी प्लस ए क्यू, क्यू बी प्लस ए क्यू, ये हो गया ए बी अपॉन ए क्यू। अब भाई इसका फिर से रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो गया ए आर अपॉन ए डी, और इधर क्या हुआ? ए क्यू अपॉन ए बी। हेंस प्रूफ। समझ में आया सभी बच्चों को? निशांत, क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो वेट, फटाफट करो। Okay, Rishabh, you are asking, can a very difficult question be created from this question, or these are the two only possible question? देखो ऋषभ, डिफिकल्ट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि या तो तुम्हारे पास फाउंडेशन नहीं है उसका, ठीक है, जो कि यहाँ पे केस नहीं है। यू हैव अ फाउंडेशन, यू नो हाउ इट वर्क्स। दूसरा क्या होता है कि बहुत बार एग्जाम में ये दिमाग में क्लिक नहीं करता है कि हम क्या अप्रोच करें। जैसे अभी क्लास में दो बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बट और भी बच्चे यहाँ पर हैं जिनको ट्राइंगल्स आता है, जो मैथ्स में अच्छे हैं, जो सॉल्व कर सकते थे। आई नो दिस, कर सकते थे, बट अभी तुरंत उनके दिमाग में ये चीज क्लिक नहीं किया कि हाउ टू प्रोसीड। तो ये दो बातें होती हैं। तो इन दोनों को कैसे दूर करना? पहले तो भाई फाउंडेशंस पे वर्क करो, मतलब बेसिक्स कभी भूलना नहीं है। एनसीईआरटी को बार बार सॉल्व करना है, बार बार सॉल्व करते रहना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम दिमाग भूल जाते हैं एक चीज, जैसे आज पढ़ा तो हो सकता है 15 दिन बाद उस चीज को भूल जाए, तो फिर रिवीजन इज नेसेसरी। और दूसरा क्या होता है, जब हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है, देन हैव अ चैलेंज कि भाई चलो मुझे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आता है। अब मैं किसी भी बुक को उठाऊं, एनी बुक, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जो भी, कोई भी सैम्पल पर उठा लूं या नेट पे सर्च कर लूं भाई क्वेश्चन बेस्ड ऑन बीपीटी, और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं। ज्यादा नहीं, एक दिन में अगर मैं दो भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा जो बहुत नया सा है, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई आई कैन डू इट, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो देयर इज नो सच थिंग एज डिफिकल्ट क्वेश्चन। वन इज द कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड इज
at that point of time are you able to think or not? तो ये दोनों जो है वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है? आई होप यू पीपल आर वर्किंग हार्ड। तो देयर इज टाइम स्टिल, 1.5 month इज विद यू, इट कैन बी डन, हो जाएगा, ठीक है? डोंट वरी टू मच। तो चलो भाई, सभी का हो गया। सिमरन, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोमल, इज इट क्लियर? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर भाई? चलो, जिनका ये हो गया है, ठीक है, आई वॉन्ट की सेकेंड पार्ट जो है वो खुद से ट्राई करें। QB upon AQ is equals to DR upon AR. Try this. I'll give you 3-4 minutes for this. ठीक है, ये इसी पे बेस है, सो कोशिश करो भाई। जिनका पहले से हो गया वो ये मत सोचना है कि सर हमारा तो ये टाइम वेस्ट हो गया, हम तो पहले से बना के बैठे हुए इतने देर से। ऐसा नहीं है। हो सकता है ये क्वेश्चन तुमसे बन गया, अगला क्वेश्चन तुमसे ना बने, किसी और से बन जाए। सो एवरीबॉडी मस्ट गिव गेट एन इक्वल चांस, ठीक है, कि वो क्लास में सॉल्व कर सके, अटेम्प्ट कर सके। फाइन। सो अदर पीपल जिन्होंने अभी तक ये सेकंड पार्ट नहीं किया था, ट्राई दिस, कोशिश करो। ऐसे ही कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन का खेल है, और कुछ भी नहीं है। आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स, ट्राई दिस। हाँ जी, ये सही कहा तुमने कि ये जो सेकंड पार्ट है, अगर हम गौर से देखें इस चीज को, QB अपॉन AQ इज इक्वल्स टू DR अपॉन AR, तो जब हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया था तभी ये चीज प्रूफ कर दिया था, ठीक है? तो कुछ वैसा नहीं है, ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं है। सो दैट्स व्हाई मैंने तुम्हें कहा एक बार ध्यान से देखो। जिन बच्चों ने सॉल्व किया था उन्हें समझ में आ जाएगा, जिन्होंने फोकस में सॉल्व किया था कि भाई सेकंड पार्ट तो फर्स्ट में ही सॉल्व हो चुका है। तो चलो ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन जरूर लिखना बच्चों, क्वेश्चंस लिखने से ही रिवीजन होगा, और रिवीजन से ही तुम्हें चीजें याद रहेंगी। एक बार पढ़ के किसी को कुछ याद नहीं रहता है, ठीक है, मुझे भी नहीं रहता है। तो चलो, गिवन क्या क्या हमारे पास, XM is parallel to BA, XM is parallel to BA। दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, XN is parallel to CA, XN is parallel to CA। और बस यही दो चीज काम की चीजें दी हुई हैं। XM is parallel to BA, XM जो है वो BA के पैरेलल है, और XN जो है वो CA के पैरेलल है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव हमें क्या करना है, TX² इज इक्वल्स टू TB इंटू TC। अब यहाँ पे परेशान मत होना, ये BPT पे ही बेस्ड है, ठीक है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट अलग है, बाकी BPT पे ही बेस्ड है। तो अगेन आई विल गिव यू 5 मिनट्स फॉर दिस। मेरे घड़ी में 7:44 हो रहा है, तो आई विल गिव यू टाइम अप टू 7:49। कोशिश करो, अगर कुछ डिस्कस करना है तो आई एम हियर फॉर डिस्कशन, ठीक है। ट्राई दिस, 5 मिनट्स मैं दे रहा हूँ उसके लिए। डायग्राम जरूर बनाना, उसके बाद दिमाग लगाना।
चलो भाई टाइम सब सॉल्व करवाता हूं मैं अब जैसे टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टीबी इंटू टी सी, पहले इसको एनालाइज करो कि करना क्या हमारा। टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टीबी इंटू टी सी है, ठीक है। टी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है भाई, टीबी इंटू टीसी के इक्वल है। तो सोचो यहाँ पे करना क्या होगा, हमें कुछ ऐसा सा होगा, टी एक्स इंटू टी एक्स इज इक्वल टू टीबी इंटू टीसी, कुछ ऐसे से अप्रोच होगा इसमें। तो टीबी को चलो मान लो मैं नीचे भेज देता हूं, तो टी एक्स अपॉन टीबी जो होगा, इस टी एक्स को यहां भेज देते, टीसी अपॉन टी एक्स के इक्वल हो गया, ठीक है। टी एक्स अपॉन टीबी इज इक्वल टू टीसी अपॉन टी एक्स। तो द पॉइंट इज दैट कि मुझे कुछ ऐसा ट्राइंगल ढूंढना है सबसे पहले, तो जिसमें टी एक्स टीबी टीसी टी एक्स कुछ आ रहा हो। टी एक्स और टीबी किस में आ रहा होगा, टी एक्स और टीबी, टी एक्स टीबी जो होगा वो इस ट्राइंगल में आएगा, ठीक है। टी एक्स एम में आ जाएगा टी एक्स टीबी, और ये जो टीसी टी एक्स है, टीसी टी एक्स, टीसी और टी एक्स, ये किस में आएगा, ये इसमें आएगा। तो अब यहां से ये समझ में आया कि ट्राइंगल क्या लेना। अभी हम जो भी कर रहे हैं रफ में कर रहे हैं, ठीक है। जो भी ये हो रहा है अभी रफ में हो रहा है, ये हमें मिल जाएगा अगर हम ट्राइंगल टी एक्स एम लेके काम करें, और ये हमें मिल सकता है अगर हम ट्राइंगल टी एम सी या टीसीएम लेके काम करें, ठीक है। तो पहले इन ट्राइंगल्स को लेके अप्रोच करते हैं, तभी कुछ पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है, यहां तक रफ चला। अब एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको छोड़ दो। जैसे मान लो तुम बना रहे हो बना रहे हो बना रहे हो, दिमाग में क्लिक किया, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो चलो छोड़ के आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद क्या करना, पहले जो पहला क्या होता है ना, फर्स्ट जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं तो काफी एनर्जी होती है अंदर से। तो उस गो में उन क्वेश्चंस को कर लेना है जो आते हैं, श्योर शॉट पक्का है, और जो नहीं आते उसको क्वेश्चन पेपर में सर्कल करके छोड़ दो, ठीक है। एक बार जब ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब वापस आके सॉल्व करो। शुरू में इसमें बहुत ज्यादा टाइम दे दोगे तो क्या होगा कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर आगे के क्वेश्चन में भी गड़बड़ हो जाएंगे। पर एक बार ट्राई करना है इसको, उसके बाद अगर नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ना है। नहीं नहीं हर्ष, जो नहीं आते हैं ना उनके स्पेस मत छोड़ा करो कभी भी, ठीक है। डोंट लीव द स्पेस। क्वेश्चन नंबर लिखो सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर लिखो सॉल्व करो। मान लो तुम्हें 1 2 आ रहा है पर 3 4 नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 5 करो, फिर 6 करो, फिर 7 करो। वो एंड में करना है, उसके लिए स्पेस नहीं छोड़ना है। क्योंकि मान लो तुमने स्पेस छोड़ा और फिर तुम्हें नहीं आया तो तुम फिर कट करोगे। तो कोशिश करना है कि पेपर में कटिंग जितना कम से कम हो, दैट इज बेस्ट। कटिंग नहीं होना चाहिए, फालतू गंदा नहीं दिखना चाहिए पेपर तुम्हारा, ठीक है। और कटिंग करना भी है तो एक स्ट्रेट लाइन से, ऐसे ऐसा नहीं पूरा एकदम, ठीक है, उसको तुमने ब्लू मार्क बना दिया है, ऐसा नहीं कुछ करना है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे आते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अप्रोच समझ में आया कि भाई क्वेश्चन नया था, हमें नहीं पता क्या करना है, तो हम ढूंढ रहे हैं कि जो हमें प्रूफ करना है वहां हम कैसे रिलेट करें, कैसे अपने दिमाग को दौड़ाएं। हमें फंडामेंटल क्लियर है, बट यहां तक कैसे पहुंचे, ठीक है। मैं ये मान के चलो ये क्वेश्चन तुमने एग्जाम में पहली बार देखा है, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूं कि तुम अप्रोच कैसे करोगे। पहली बार तुमने देखा, तुमने आज तक क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया, तुम्हें बीपीटी तो पता है बट तुमने ये क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व किया था। ऐसा एग्जाम में होगा, पहले से मेंटली प्रिपेयर रहो। ऐसा कभी नहीं होगा। देखो, जो बच्चे ये सोच के जाते हैं ना कि भाई हमने पूरा बहुत अच्छे से पढ़ के गए, हम 100 में 100 सिक्योर करेंगे, उनका कभी नहीं आता 100 में 100। क्यों? क्योंकि एक या दो ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो फंस जाते हैं और उनका बाकी सारा का सारा पेपर खराब हो जाता है। तो ये सोच के चलना है कि भाई हमने फंडामेंटल स्ट्रांग रखा है और हमें मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आना है, जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। अगर पेपर तुम्हारे लिए टफ है तो बाकी सभी बच्चों के लिए भी टफ होगा ना। तुमने अगर मान लो अच्छा प्रिपेयर किया है तो बाकी बच्चों ने भी उसी लेवल का प्रिपेयर किया होगा, तो इसलिए परेशान नहीं होना शुरू में, ठीक है। तो चलो कैसे अप्रोच करते हैं, अब यहां से सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल टीएक्सएम, ठीक है। अब टीएक्सएम में अच्छा एक बात एक और देखो,
हमने बीपीटी पढ़ा हुआ है, अब बीपीटी में +1 वाला कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा हुआ है, तो हर बार इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि तुम +1 करके दिखाओ, ठीक है। तुम उस पूरे कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हो और लिख सकते हो बाय बीपीटी, क्योंकि बीपीटी का ही वो नेक्स्ट स्टेप है। तो एवरी टाइम इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम +1 करके दिखाओ, तुम डायरेक्टली भी प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कैसे कर सकते हो मैं इस क्वेश्चन में दिखाता हूं। इन ट्राइंगल टीएक्सएम हमने देखा कि बी एन इज पैरेलल टू एक्स एम, ठीक है। चलो ऋषभ ने कर लिया, वेरी गुड। बाकी बच्चे देखो, बी एन इज पैरेलल टू एक्स एम, तो बाई बीपीटी, अब यहां पे समझो, बाई बीपीटी हम बेसिक क्या लगाते हैं, टीबी अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू टी एन अपॉन एन एम, यही हम बेसिक लगाते हैं। बट हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था टी एक्स अपॉन टीबी आ जाए हमारे पास, ठीक है, टी एक्स अपॉन टीबी आ जाए। अब टी एक्स अपॉन टीबी लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, फिर एडिंग 1 करेंगे, तब जाके हमारे पास टी एक्स अपॉन टीबी आएगा। बट हम इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, चलो सिमरन ने भी कर लिया, बहुत अच्छे। स्किप करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं लॉन्ग पूरा करके दिखा रहा हूं और फिर मैं बताऊंगा कि किस स्टेप को स्किप किया जा सकता था यहां पे। पहले लॉन्ग इसलिए कर रहा हूं कि बाद में जब तुम रिवाइज करो तब तुम कंफ्यूज मत हो। अच्छा, इस सेशन में 1 मिनट ही बाकी है आई थिंक, तो अगर बीच में भी रुक गया तो फिर सेम ज्वाइन करना, फिर उसमें कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। चलो, सो टीबी, टीबीएम में बचा के रखना, उसको डिनोमिनेटर में सबसे पहले भेजते हैं। जो बचा के रखना उसे कहां भेजेंगे, डिनोमिनेटर में भेजेंगे, तभी तो काम होगा। सो एक्स बी अपॉन टीबी, लिखने की जरूरत नहीं है कि रेसिप्रोकल करेंगे, वो समझ में आता है, दैट इज अंडरस्टूड। टी एन, अब यहाँ पे 1 ऐड कर देते हैं। सो एक्स बी अपॉन टीबी +1 इज इक्वल टू एन एम। चलो भाई, तो सारे बच्चे कनेक्ट हो गए हैं, तो शुरू करते हैं आगे इसको, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमने एडिंग 1 कर लिया, एडिंग 1 करके देखो क्या मिला, एक्स बी प्लस टी बी अपॉन टी बी इज इक्वल टू एन एम प्लस टी एन अपॉन टी एन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो मैं ये ऊपर का पार्ट इरेज कर देता हूं, ठीक है, जो हमने रफ में किया था। इरेजिंग दिस पार्ट, इसको मैं बचा के रखता हूं क्योंकि उससे पता चलेगा कि हमें जाना किधर है, करना क्या है। सो एक्स बी प्लस टी बी, एक्स बी प्लस टी बी इज इक्वल टू टी एक्स अपॉन टी बी इज इक्वल टू एन एम प्लस टी एन, इज टी एम अपॉन टी एन। फाइन, वेरी गुड। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब क्या रेसिप्रोकल करना है, नहीं करना है भाई, हमें तो टी एक्स अपॉन टी बी चाहिए। सो ये हमारे पास क्या आया, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अब एक्चुअल एग्जाम में इफ यू वांट देन यू कैन डायरेक्टली राइट दिस थिंग, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम यहां से बाय बीपीटी करके, सीधे हम यहां पे लिख सकते हैं, इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि इट इज अ कोरोलरी ऑफ बीपीटी, बीपीटी का ही एक नेक्स्ट स्टेप है। बट बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते कि सर क्या नंबर कट जाएगा, वैसे तो नंबर नहीं कटता, बट इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन राइट, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब हम दूसरा ट्राइंगल टीएमसी लेते हैं, तो इसके लिए मैं दूसरा पेन यूज करता हूं, इन ट्राइंगल टीएमसी। अब टीएमसी में भाई एक्स एन इज पैरेलल टू सीएम, तो एक्स एन अगर सीएम के पैरेलल, वैसे क्वेश्चन में एसी दिया हुआ था लेकिन सीएम इज अ पार्ट ऑफ एसी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाय बीपीटी, अब या तो मैं डायरेक्ट लिखूं या तो मैं पूरा करके लिखूं, मैं यहाँ पूरा सॉल्व ही करके दिखा देता हूं, ठीक है, बट यू नो नीड फॉर दैट, ठीक है।
सो इट इज टीएमसी है ना, तो टीएमसी में एक्स एन ले रहे हैं, सो टी एक्स अपॉन एक्स सी इज इक्वल टू टी एन अपॉन एन एम। ठीक है, अब एक और चीज देखो, यहां पे एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम फर्स्ट वाले को भी यहां तक लेके आते, सेकंड वाला भी यहां तक आ चुका था। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों के इक्वेशन 1 2 बना देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, तो हमारे पास टी एक्स अपॉन एक्स बी टीबी अपॉन एक्स बी ये टी एक्स अपॉन एक्स सी के इक्वल हो जाता, फिर एडिंग 1 करके वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों टी एन अपॉन एन एम के इक्वल है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ये मत सोचना कि सर हमने गलत किया आपने सही किया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे भी हो सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर हम ऐसे भी प्रोसीड करते, तो यहाँ मैंने दोनों को सेपरेटली 1 1 ऐड करके किया है, तुम पहले इक्वेट कर लेते फिर 1 ऐड करते, दैट वाज आल्सो ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं 1 ऐड करके आगे लेके जाएंगे, मैं सारा स्टेप यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इस केस में, टी सी अपॉन टी एक्स, टी सी अपॉन टी एक्स विल बी इक्वल टू टी एम अपॉन टी एन। ठीक है, मैंने यहां पे स्टेप नहीं लिखा है, ये आएगा एडिंग 1 करके। ठीक है, यू कैन डू दिस, अगर कोई डाउटफुल हुआ तो तुम मुझसे पूछ सकते हो फिर। तो दिस इज इक्वेशन 2। अब यहां से 1 and 2 को कंपेयर कर दो तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो यहां से फ्रॉम 1 and 2 अगर हम करते हैं, सो वी हैव टी एक्स अपॉन टी बी इज इक्वल टू टी सी अपॉन टी एक्स। अब टी एक्स क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर टी एक्स स्क्वायर हो गया, और इधर बचा हमारे पास टीबी इंटू टीसी। ठीक है, टीबी इंटू टीसी बचा। विदाउट +1 करके भाई कैसे डायरेक्टली लिख सकते हैं सिमरन? एक ये हो सकता है कि भाई हम डायरेक्टली जैसे बाय बीपीटी करके, मैं जैसे यहाँ पे मैंने बाय बीपीटी किया है, उसके बाद मैं सीधे बोल दूं कि दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीपीटी, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, बाकी तुमने जिस भी तरीके से सॉल्व किया, यू कैन व्हाट्सएप मी, मैं उसे वेरीफाई करके तुम्हें बता दूंगा कि वो सही तरीका या गलत है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो इज इट ओके विद एवरीवन? क्लियर है भाई सभी का? चलो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर सिमरन आगे चेक क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे फर्स्ट पार्ट तो तुमने सही किया, मैं सेकंड पार्ट एक बार बस चेक कर लूंगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कॉपी कर लिया था ना सभी ने? किसी का बचा हुआ तो नहीं है? चलो एक और इसी पैटर्न पे करेंगे, बट ये थोड़ा सा इजी है। हमारे पास डायग्राम कुछ ऐसा सा दिया हुआ है,
ठीक है। अब इसमें गिवन क्या-क्या है भाई? गिवन है डीई इज पैरेलल टू बीसी, सीडी इज पैरेलल टू ईएफ और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एबी इंटू एएफ। एडी स्क्वायर इज एबी इंटू एएफ। ठीक है, चलो ट्राई करो इसे फटाफट। मैं इसके लिए 4 मिनट देता हूँ। ठीक है, तो मेरी घड़ी में 8:06 हो रहा है, 8:10 तक का टाइम देता हूँ। So Rishabh has done it. Anybody else? So Nishant has also done it. बाकी बच्चे भी कोशिश करो। एब्सोल्युटली दो ने जब कर लिया तो बाकियों से भी हो सकता है।
So how many of you are trying this question? ऐसा लग रहा है कि भाई हो जाएगा, बस होने ही वाला है. तो AD स्क्वायर जो है वो AB इंटू AF है. पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो. AD इंटू AD जो है वो है AB इंटू AF के इक्वल प्रूफ करना है. पहले तो ये देखो, तो इसको ऐसे कर सकते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू, देखो AB या AF दोनों में से किसी को भी नीचे ला सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ऐसा मत सोचना सर आपने AB को ही नीचे क्यों लेके आए, AF को क्यों नहीं लेके आए, कुछ भी ला सकते थे. तो AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इधर है कुछ, AD ये है पूरा और AB ये है, और AF अपॉन AD. So AF is this and then we have AD as this. वेरी गुड, कोमल से भी हो गया. So then I think सबसे ये हो ही चुका है, and I think Simran is also trying. Simran, what is the status? ऑलमोस्ट सबसे ही हो चुका है. ठीक है, तो अच्छा, एक और बच्चों में बड़ा डाउट है कि सर जब हम एग्जाम में पेपर सॉल्व करना शुरू करें तो फ्रंट से करें या बैक से करें. देखो अलग अलग बच्चों का अलग अलग तरीका होता है. मैंने हमेशा क्या अप्रोच रखा है, और जिन बच्चों को मैंने अप्रोच बताया उनके लिए भी ये चीज हमेशा वर्क किया है. मैं हमेशा बोलता हूं कि पेपर को बैक से करना शुरू करो. ठीक है, बैक से इन द सेंस कि अगर 30 क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन 30 करो, फिर क्वेश्चन 29, देन क्वेश्चन 28, देन क्वेश्चन 27. मान लो 26 नहीं आता है, ठीक है, तो छोड़ दो इसको. फिर क्वेश्चन 25, देन क्वेश्चन 24, ऐसे. ठीक है, और जैसे यहाँ पे लिखो कि भाई तुम सेक्शन डी कर रहे हो, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ. एंड देन जब सेक्शन सी स्टार्ट होता है तो उसके ऊपर लिख दो कि दिस इज फ्रॉम सेक्शन सी, मैं यहाँ सेक्शन सी अटेम्प्ट कर रहा हूँ. एंड उसके बाद, ठीक है. सो इस तरह से करने से होता क्या, मैं इसका तुम्हें प्रॉस बता सकता हूँ क्या फायदे हैं. ठीक है, फायदा ये होता है कि मान लो तुम ऐसे पेपर कर रहे हो, एक तो जो लॉन्ग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते. मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम बुक या कुछ ना कुछ आसान ऐसा होता है जो तुमने किया हुआ है. तो मेजोरिटी ऑफ दिस कैन बी सॉल्व. एक या दो में तुम फंस सकते हो बट मेजोरिटी कैन बी सॉल्व. अब होता है क्या है कि ऐसे पहुंचते पहुंचते मान लो तुम्हारा सेक्शन ए का 5 क्वेश्चन छूट जाता है, मान लेते हैं तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा, इट इज पॉसिबल. तो तुम्हारे कितने मार्क्स गए, 5 मार्क्स गए. लेकिन मान लो सेक्शन डी तुम शुरू से सॉल्व कर रहे हो. जनरली सेक्शन ए के क्वेश्चन बड़ी दिमाग यूज करने में, ब्रेन यूटिलाइज करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, बहुत सोचता रहता है बंदा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा. और अगर मान लो उस तरीके से तुम सेक्शन डी पहुंचते पहुंचते बड़ा थक गए, मेंटली एग्जॉस्ट हो गए, लेकिन सेक्शन डी में तो बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशंस है. तो कभी कभी क्या होता है ना, मेंटल टायर्डनेस की वजह से 2-3 क्वेश्चन सेक्शन डी के छूट गए. तो भाई सेक्शन डी के जब 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे तो तुम्हारा कितने का नुकसान है, कम से कम 12 से 15 नंबर का नुकसान है तुम्हारा. सो इट इज ऑलवेज सेफ कि तुम बैक से स्टार्ट करो क्वेश्चन को सॉल्व करना. तो उससे होता क्या है ना कि तुमने हैवी जो बड़े बड़े क्वेश्चन उसको तुमने सॉल्व कर लिए. अब सेक्शन ए में तुम पहुंचे हो, ठीक है, तो सेक्शन ए में होता है कि भाई अगर मान लो तुम्हारे पास 5 मिनट बचा हुआ है एग्जाम खत्म होने में, मान लेते हैं, ठीक है, और सेक्शन ए में सपोज तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन बचा हुआ है. पॉसिबिलिटी है इन 10 क्वेश्चन में से तुम 7 से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे 5 मिनट में, इट इज पॉसिबल. लेकिन मान लो तुम्हारे पास पूरा क्वेश्चन 29-30 दोनों बचा हुआ, तुम्हारे पास 5 मिनट है. तुम डर के मारे ही सॉल्व नहीं करोगे कि यार अब 5 मिनट में क्या हो जाएगा, इनमें कुछ नहीं हो पाएगा, छोड़ दो इसको.
सो मेरा सजेशन है कि स्टार्ट फ्रॉम द बैक एंड 30, 29, 28, 27। जो छूट गया उसको फिर से एंड में कर देना। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 तुम्हारा छूट गया था, तुमने पूरा पेपर कर लिया, फिर वहां पे लिखो सेक्शन डी क्वेश्चन 26। क्वेश्चन के साथ सेक्शन हमेशा लिखा करो कि भाई ये क्वेश्चन इस सेक्शन का है। दैट इज गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के साथ सेक्शन लिखा। अगर तुम रैंडमली कर रहे हो, अगर ऑर्डर में कर रहे हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर तुम रैंडमली कर रहे हो, एक सेक्शन डी का कर रहे हो, फिर सेक्शन सी का कर रहे हो, फिर सेक्शन बी का कर रहे हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि उससे नंबर कटता है। बट इस तरह से क्वेश्चन लिखा करो कि तुमने क्वेश्चन के साथ साथ सेक्शन लिखा हो कि इस सेक्शन का ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो इट इज बेटर फॉर द टीचर हु इज चेकिंग इट, ठीक है। और अगर उसके लिए बेटर है तो तुम्हारे लिए भी बेटर ही होगा, ठीक है। इज इट क्लियर निशांत? और बाकी इसका पता देखो कब चलेगा, हाउ टू एक्चुअली नो कि विच इज वर्किंग फॉर मी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता होगा उसके नंबर कम आएंगे, इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। इसका पता तब चलेगा जब जो भी मैं तुम्हें सैम्पल पेपर या भेज रहा हूं, ठीक है, तुम क्या करो कि घर में जैसे तुम्हारा संडे का टाइम होता है, तो संडे के टाइम में 3 घंटे अपने सेपरेट करो और प्रॉपर तुम अपने स्टडी इन्वायरमेंट में 3 घंटे में लगातार सॉल्व करने की कोशिश करो जितना सॉल्व होता है। बच्चों का जनरली क्या आदत होता है ना कि जब वो सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक क्वेश्चन नहीं आया तो फिर वो बुक खोल के उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं कि भाई ये कैसे हुआ था। वो मत करो। सैंपल पेपर जब सॉल्व करते हो तो पहले फर्स्ट गो में एग्जाम लाइक सिचुएशन में सॉल्व करो उसको, कि पूरा 3 घंटा लगातार सॉल्व करना है। उसके बाद जब नहीं आता है तब जाके बुक से ढूंढा करो, तब जाके सैंपल पेपर इज बेनिफिशियल। तुम हर क्वेश्चन को, या मान लो तुमने 2 क्वेश्चन अभी किया, बाकी 4 क्वेश्चन बाद में किया, बाकी 6 क्वेश्चन बाद में किया, तो दैट इज नॉट बेटर आइडिया, ठीक है। सैंपल पेपर कोशिश करो कि जैसे तुमने अगर 5 सैंपल पेपर सॉल्व किया तो उसमें से ट्राई किया एटलीस्ट 2 जो है वो तुम 3 घंटे के स्लॉट में ही दिमाग में रखो, ठीक है। एंड वंस योर स्कूल विल बी ऑफ, स्कूल जब पूरी तरह से बंद हो जाएगा अभी बोर्ड्स के पहले, या अभी भी बहुत सारे बच्चों का बंद है, तो ट्राई इट आउट कि जो बोर्ड का टाइमिंग होता है, पेपर होता है 10:30 से 1:30, 10:30 to 1:30 पेपर होता है, तो तुम इस टाइम पे जरूर बैठ के पढ़ा करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का आदत होता है कि भाई उनसे सुबह पढ़ाई नहीं होती है, वो 12 बजे के बाद पढ़ेंगे या कुछ और भी, अपना कुछ अपना अपना सिस्टम होता है। बट इट इज वेरी मच, मैं हर बार ये सजेस्ट करता हूं बच्चों को, इस टाइम पे जरूर बैठो पढ़ने के लिए जो बोर्ड का टाइम होता है 10:30 to 1:30। योर ब्रेन शुड बी मैक्सिमम एक्टिवेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। चाहे पूरा दिन तुम्हारा दिमाग नहीं काम करे, बट इस 3 घंटे में वो अपने चरम सीमा पे होना चाहिए, एकदम रेडी टू वर्क, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे लेट नाइट पढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं ये नहीं करूं कि रात में मत पढ़ो, बट मेक श्योर कि 10:30 होते होते यू आर एक्टिव, एक्टिव फॉर स्टडी, ठीक है। रेस्ट यू कैन ट्राई बाय योर ओन, ठीक है। तो चलो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। जिनसे ये क्वेश्चन नहीं बनाया दैट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। सो वी विल एंड द सेशन नाउ, यू कैन लीव इट।